नमस्ते, राम राम, हेलो, हाय एंड वेलकम टू माय चैनल यूपी में राजबाग। और आज मेरे साथ में जो गेस्ट जुड़े हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। और जैसे कि आपने उनका नाम नीचे देख लिया होगा, नवीन शर्मा जी। और एक एक्सट्रीम करियर था उनका, है अभी भी है, फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। उसके साथ में पॉलिटिक्स में आकर के वो काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो पहले मैं उनका स्वागत कर लेती हूँ। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम आप सभी दर्शकों को प्रेम स्नेह। और मेरे साथ में जुड़ी है बबीता अग्रवाल जी, वेरी डायनेमिक लेडी, वेरी ग्राउंडेड लेडी। बहुत मन के साथ में जो सोशल वर्क, एक्चुअली में सोशल वर्क जो होता है वो करती हैं, और उनसे आप पहले भी मेरे चैनल पे मिल चुके हैं। बबीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आप दोनों लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। धन्यवाद, नवीन जी, बहुत बहुत आभार। ये हम लोग असल में सनातनी, हम लोग हिंदू है ना, तो जितनी बार भी नमस्ते और ये बोलेंगे ना तो हमारा मन भरता नहीं है कभी भी। क्योंकि गुड विशेस देना और लेना, बहुत लालची होते हैं हम लोग, देते भी हैं और लेते भी हैं गुड विशेस। बिल्कुल सही, बिल्कुल नवीन सही। जी, जी नवीन जी, मैं आपसे शुरू करूंगी। आप एक अभिनेता हैं, और वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में अभिनेता है, जो कि बहुत ज्यादा पहले कुछ सालों तक तो वेल नोन नहीं थी, लेकिन अब बहुत नाम होने लगा है। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स को लोग अब पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फिल्म अभिनेता तो आप हैं, और एक ऐसा करियर जो कि आपको बहुत ज्यादा पॉपुलर भी बनाता है और बहुत बैलेंस करके आपको रखना पड़ता है। सेम वे पॉलिटिक्स भी वही चीज है जहां पे आप बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, फिर भी आपको बैलेंस बना के पब्लिक लाइफ पे रहना पड़ता है। तो ये जो सफर है आपका फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री से पॉलिटिक्स में, ये कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी मन की बात की। और जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं हम सब देशवासियों के लिए। सबसे पहले मैं जरूर बताना चाहूंगा कि बचपन से मुझे कला जगत से बड़ा प्रेम स्नेह रहा। और मैं अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में नाट्य और नृत्य दोनों का संयोग बनाकर मैं अपने बचपन से स्कूल के दिनों में बड़ा फेमस हो रहा था। तो इस मामले में मेरी माँ ने बड़ा मेरा साथ दिया, मेरी माँ ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि मैं अपने परिवार में पहली पीढ़ी हूँ जो फ़िल्म इंडस्ट्री में हो। मुझसे पहले मेरे परिवार से कोई फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं रहा। दूसरी चीज़, कला अगर आपको लगन से है तो आपको मंजिल मिलती है। तो ये मैंने कोशिश की और करने के लिए आज भी लगातार लगा रहता हूँ। तो मैंने वही सन 2000 में मैं मुंबई गया, और वहाँ मैंने पहली चीज़ तो होता है ना कि स्ट्रगल आपको करना है। तो वो स्ट्रगल के रूप में एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह मैं भी कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के ऑफिसों में जाता था, चक्कर करता था। उसके बाद अपने आप को प्रूफ करना था, तो उनकी 10 सुनना भी था। करते-करते मुझे ऐसा लगा कि यार इंडस्ट्री में अगर आप लगे रहोगे तो कुछ बन पाओगे। तो आज आई थिंक 20-25 साल हो रहे हैं आसपास इंडस्ट्री से जुड़े हुए। तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर रहा, फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बना, फिर कैमरे के पीछे काम किया। कलाकार बनने से पहले आपको कैमरे की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कैमरे की जानकारी नहीं रखते तो मुझे लगता है कलाकार को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। फिर राइट। उसके बाद डायरेक्शन डिपार्टमेंट, तो ये सब डिपार्टमेंट करते-करते जब मैं इंडस्ट्री में आया, तो सन 2013 में मुझे समझ लीजिए 13 साल बाद पर्दे पे आने का अवसर मिला। फ़िल्म थी यंगिस्तान, जैकी भागनानी डेब्यू कर रहे थे वासु भागनानी के बेटे। और उसके बाद उस फ़िल्म में मुझे गेस्ट अपीयरेंस मिला, मैं उस पिक्चर से बॉलीवुड में आया। असिस्टेंट डायरेक्टर का उस पिक्चर का था। तो एक मुझे लगा कि अब मुझे पर्दे पे धीरे-धीरे आना चाहिए। फिर उसके बाद मेरा करियर शुरू हुआ, मुझे फिर गांधीगिरी फ़िल्म मिली टी सीरीज़ की, जिसमें स्वर्गीय ओमपुरी सर के साथ काम करने का अवसर मिला, बहुत कुछ सीखने का मिला। संजय मिश्रा जी हैं उसमें, बहुत अच्छी फ़िल्म है, देश पे बहुत अच्छी फ़िल्म थी। फिर लखनऊ सेंट्रल फरहान अख्तर के साथ इसी प्रकार मेरी ये जो फ़िल्मों की चैन चलती आई। और फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरा भी, मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई श्री रवि किशन जी, जो एक सुपरस्टार हैं भोजपुरी में और आज गोरखपुर से सांसद भी हैं दूसरी बार। तो मुझे लगता है उनका बड़ा सानिध्य मुझे मिला, उन्होंने मुझे बड़ा प्रोत्साहन दिया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी आओ, क्योंकि जहाँ पर कला को थोड़ा जल्दी रिलीफ मिल जाता है। तो मैं सोचा ठीक है, अच्छी बात है, अपने सीनियर हैं, कुछ अच्छा ही बोलेंगे। तो मैं भोजपुरी में एंटर किया, तो मैंने पहली भोजपुरी फ़िल्म की धर्म के सौदागर,
जिसमें श्री रवि किशन जी मेरे हीरो थे, मैं उस फिल्म का मुख्य विलन था। और उसके निर्देशक थे सनोज मिश्रा, टी सीरीज उसको प्रोड्यूस की थी। उसके बाद फिर राज तिलक की मैंने, बाबजी की, नील नितारा की, जान लेबू क्या की, मुकद्दर का सिकंदर की, और आज अभी सिद्धि विनायक की, ब्यूटी किलर की। सर इतनी फिल्में की है, थोड़ा बहुत नाम ऊपर नीचे हो जाता है। तो मेरी चैन चलती गई। मैंने फिर स्टेज शो भी किए और अपने आप को थोड़ा सा निखारा। तो मेरे माता पिता को लगा कि हाँ भाई एक कलाकार है, टीवी पे दिखता है। और उसके बाद लोगों का प्यार मिला। उसी दौरान मेरी ज्वाइनिंग भाजपा में हो गई। अब आप सोचिए, मैं भाजपा परिवार से तो जुड़ा। एक नवीन जी, मैं बीच में, क्योंकि मेरे पास सवाल भी आते जाएंगे, मैं आपको बीच में टोकूंगी जरूर। आपने शुरुआत किया बॉलीवुड इंडस्ट्री से और आपका ट्रांजिशन हुआ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। आप रवि किशन जी से मिले, और रवि किशन जी क्या उस समय ऑलरेडी पॉलिटिशियन बन चुके थे, या वो सिर्फ तब तक मूवीज में ही थे वो? नहीं, मुझे जहां तक याद है कि श्री रवि किशन जी उस दौरान कांग्रेस में थे और जौनपुर से लोकसभा की चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे। तो अच्छा। मुझे लगता है कि हाँ, वो शायद उस वक्त कांग्रेस पार्टी में थे और लोकसभा का चुनाव की तैयारी में थे वो। तो मुझे लगता है 2014 का आई थिंक वो चुनाव लड़े हैं और हार गए थे वो। हम्म। उसके बाद वो 19 में सांसद बने, पहली बार गोरखपुर से भाजपा में आए। दूसरी बार 24 में देखिए पुनः टिकट उनको पार्टी ने दिया। तो वो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और कलाकार तो हैं ही अच्छे, हम सबके बड़े भाई हैं और अच्छी है, बहुत बढ़िया, जहां भी रहें खुश रहें, नहीं, सेवा मैं तो करते उनकी रहें। फैन हूँ। मैं उनकी तो अरे नहीं, फैन हूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं। रवि भाई में सबसे अच्छी बात ये है कि वो डाउन टू अर्थ हैं, और चाहे उनके बाद का कलाकार हो या उनके सीनियर कलाकार हो, वो सबसे सद्भाव से बात करते हैं। रवि भाई मेरे बड़े पसंद, मैं उनका बड़ा प्रशंसक भी रहा हूँ। और हम्म। अभिनय तो कूट कूट के भरा है महादेव के अंदर। और महादेव, हम सब लोग उनको महादेव बोलते हैं। उनका जो फेवरेट डायलॉग है, जिंदगी झंड बा फिर झंड भी बा घमंड फिर बा, भी ये घमंड डायलॉग बा। उनका टर्निंग पॉइंट है। तो बहुत हम सब लोगों बिल्कुल। को जब मैं तो, और फिर उनके साथ मैंने 2 फिल्में की। एक हिंदी फिल्म थी लखनऊ सेंट्रल, जिसमें हीरो थे फरहान अख्तर। उसमें वो हम्म। सीएम की भूमिका में थे, मैं उनके साथ भी काम किया। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में रवि किशन जी जैसे कलाकार अगर और आ जाएं तो और भी नए कलाकारों को जल्दी मौका मिलेगा। हम्म। आपने इतनी उपलब्धियां बताई कि हमारी नंदिता जी को पानी पीना पड़ गया। हम तो यही विश करेंगे कि आप सबको पानी पिलाइए इस तरीके अरे से। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। नहीं, बहुत छोटा एक्चुअली मैं व्यक्ति, सच, इस इंडस्ट्री का बहुत नहीं नहीं, छोटा देखिए व्यक्ति। ऐसा है। नहीं, देखिए नवीन जी, क्या होता है ना कि एक पोजीशन पे आने के बाद में आप सच में हम्बल आप हो जाते हैं। और आप अगर हम्बल हो गए तो आप ये सोच के रखिए कि आप एक सर्टेन पोजीशन पे आ गए, जहां आप लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं, जहां लोगों को आप इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। नो वो भी कमिंग छोटी सी बैक टू, जगह से आके। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। भोजपुरी मतलब बॉलीवुड जैसी जगह से निकल करके आना, क्योंकि वहां पे मुझे लगता है कि अगर आप रह रहे होते तो अभी तक आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का मतलब ये कि एक तो आपकी आइडेंटिटी होना, और दूसरा जो हमारा बेस है भोजपुरी का, उसको आपने स्ट्रॉन्ग किया है, उसके ऊपर आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, और उस इंडस्ट्री को आप आगे लेकर के जा रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू माय टॉपिक ऑफ पॉलिटिक्स की अब मैं बात करती हूँ। तो जब आप पॉलिटिक्स पे आए तो क्या आप सीधे भाजपा में आए थे, या बीच में कोई, जैसे रवि किशन जी पहले कांग्रेस में गए, उसके बाद फिर भाजपा में आए, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, या स्ट्रेट अवे भाजपा? मैं जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा सवाल किया। मैं भारतीय जनता पार्टी में ही अपनी राजनीति शुरू किया। और 2013 में भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा। और उसके बाद मैं निरंतर पार्टी के साथ और पार्टी के कार्यक्रमों में जुड़ा रहा। 2019 में मैंने उन्नाव की लोकसभा के लिए अपना आवेदन किया भारतीय जनता पार्टी से। और उन्नाव जनपद से एमपी के टिकट के लिए मैंने अपना आवेदन किया, और मैंने पार्टी के साथ सभी कार्यक्रमों में भागीदारी भी ली। जो जो मुझसे पार्टी का निर्देश होता था मैंने वो किया। बाकी पार्टी का ये अपना मत है, टिकट देना नहीं देना पार्टी का अपना काम है। तो मैं पार्टी के निर्देशों का पालन करता रहा। तो 2022 में मैंने भी चुनाव की मैंने घोषणा की कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा। तो हम्म। पार्टी को लगा कि भाई टिकट अभी नहीं देना चाहिए। तो मुझे भी भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीद थी वो वहां नहीं पूरी हुई। तो मैं फिर आम आदमी पार्टी से, भगवंत नगर विधानसभा उन्नाव जनपद में है,
फिर मैं वहां से चुनाव लड़ गया और श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे टिकट दिया पार्टी का और मैं पहली बार विधायकी का चुनाव वहां से लड़ा। अब ये तो पता है कि भाई देखिए, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई स्थान अभी तक जनता के बीच में नहीं है, और जिसके बारे में भाई बड़ा प्रयास भी करना चाहिए पार्टी को, जनमानस को। फिर भी मैंने संकल्प लिया एक राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ने की, और जो फर्स्ट टाइम मेरे जीवन में था कि मुझे एक एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर मैं बड़ी पार्टी से टिकट मांग रहा हूं तो मुझे छोटी पार्टी से चुनाव लड़कर कहीं ना कहीं अपने आप को बताना पड़ेगा कि सर मैं भी हूं। सर यहाँ पर आप खुद को प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो सर वो मैंने किया, करेक्ट। जनता का आशीर्वाद मिला। अब 4 लोग खड़े हैं, जीतेगा तो कोई यही, और फिर बाकी तो मोदी जी की महिमा है। जो मोदी जी की महिमा थी तो उस महिमा में भाई मोदी जी के साथ जुड़ने वाले लोग आगे हुए। फिर मैं 2022 के चुनाव के बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी में पुनः सदस्यता दिलाई गई, जिला अध्यक्ष श्री अवधेश कटियार जी उन्नाव जनपद के द्वारा। तो ये सब मेरा स्थान वहां से रहा। फिर अब पार्टी के दिशा निर्देश के साथ अब मुझे जो भी टीवी पे पहुंचकर बैठकर पार्टी के लिए बोलना पड़ता है वो संदेश देता हूं, जो पार्टी की नीतियां हैं, जनमानस की नीतियां हैं। अब धीरे धीरे अब आगे तैयारी है, 2027 आ रहा है, फिर 2029 भी आ रहा है। तो मेरा आगे फोकस जो है 2029 के लोकसभा चुनाव का है, और मैं माननीय मोदी जी के एक विजन को बहुत पसंद करता हूं। जैसे वो कहते हैं कि हमें नौजवानों को आगे लेना चाहिए राजनीति में, तो मुझे लगता है कि जो मेरी अब एज फैक्टर है 40+, तो मुझे लगता है कि 40+ वालों को लोकसभा के लिए अब जरूर मोदी जी आशीर्वाद देंगे। और मैं कोशिश करूंगा, पार्टी से फिर अनुरोध करूंगा कि मुझे उन्नाव लोकसभा से पार्टी अपना सेवक बनाए, जाकि मैं जनता की सेवा कर सकूं। मेरे भी कुछ विजन है, मैं भी उन्नाव की जनता के लिए कुछ करना चाहता हूं। माँ गंगा वहां भी है जैसे बनारस में है, और माननीय परम पूज्य श्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर एक चीज अच्छी है कि वो भी माँ गंगा के बेटे के रूप में बनारस के सांसद हैं, और उनका भी नाम श्री नरेंद्र मोदी जी 5 अक्षरों का है, और मैं तो छोटा सा एक कण हूं उनके पैरों का, और माँ गंगा के कि नवीन शर्मा मेरा भी नाम है 5 अक्षरों का है। मैं भी माँ गंगा की सेवा करने के लिए अपने जनपद उन्नाव का सेवक बनना चाहता हूँ। यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। तथास्तु, आपको ऐसा मिलेगा ही टिकट, होगा। हम लोग साथ हैं। सर जय जय और जय मेरे को तो शारदे, जय शारदे। शीघ्रम भूलिएगा तथास्तु, नहीं, हम ही बिल्कुल लोग ऐसा ही कन्वेंशन होगा। कराने आएंगे। अरे नहीं, बिल्कुल। अच्छा नवीन जी, मैं अब थोड़ा सा बात करूंगी कोर पॉलिटिक्स में आकर। ये तो आपने अपना बैकग्राउंड मुझे बता दिया। कोर पॉलिटिक्स पे एकदम से अभी मैं देख रही हूँ कि मोदी जी के आने के बाद पे हिंदुत्व हमारा आगे बढ़ा था, सनातन भी हमारा आगे बढ़ना शुरू हुआ था, लेकिन इस समय जो आग लगी हुई है वो आग अनपैरेलल है। और उसपे योगी जी ने जो अब की बार एक बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा दिया है, मुझे मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो कहा एक है तो सेफ है, उससे ज्यादा लोगों के जहन तक पहुंचा है। और लोग जो सुनना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, वो जो स्लोगन आया है योगी जी का, उससे वो रेजोनेट किया है। आप ग्राउंड पे हैं, आप लोगों से डायरेक्टली मिलते हैं, हम लोगों से ज्यादा आप संपर्क में रहते हैं, तो उस नारे का असर आपने क्या देखा उत्तर प्रदेश में? और अगर उत्तर प्रदेश के बाहर आप गए हैं तो वहां पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि योगी जी ने अभी महाराष्ट्र इलेक्शन में जाकर के बहुत धड़ाधड़, जिसको कहते हैं ना, आग लगाई है वहां पे जाकर के इस नारे को लेकर के। और हम जो महाराष्ट्र लेकर के आए हैं जिस तरीके से, मुझे लगता है कि योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। बट एज ए ग्राउंड वर्कर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, सरकार संपूर्ण भारतवर्ष के राज्य के लिए, वो किसी एक राज्य के लिए तो है नहीं। तो जो संदेश है वो केंद्र सरकार का है कि भाई सबसे पहली चीज है कि हमें पूरे हिंदुस्तान को एक होना चाहिए। अगर हम पूरा हिंदुस्तान एक होगा, भारत एक होगा, तो बांग्लादेश जैसा हाल नहीं होगा हमारा। तो हमें भारत को एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये संदेश किसी धर्म जाति के लिए नहीं है, ये भारतीय लोगों के लिए संदेश है। और हमारे वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पार्षद सभी लोग हैं। हमारे यहाँ जितने भी धर्म हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े, सर ये जो धर्म है ये सब हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग क्या खुशबू है, एक फूल की खुशबू है सारी। और सारी खुशबुएं अगर जब आती हैं समाज में तो अलग अलग प्यार इसमें मिलता है। तो मोदी जी का जो कहना है वो एक है तो सेफ है, वो भारत है हमारा। पूरे वर्ल्ड में भारत की शक्ति एकता के लिए ही जानी जाती है।
तो ये संदेश हम्म, किसी धर्म जात विशेष के लिए नहीं है। दूसरी चीज, हमारे करेक्ट। माननीय पूज्य योगी जी ने एक संदेश दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। सर, ये इस शब्द को हमारे यहाँ जो विपक्षी नेता हैं, जो धर्म जात के ऊपर लेकर अपनी अपनी राजनीतियां सेक रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, सर आपके भी बेटे, आपके भी माँ, आपके भी परिवार और आप स्वयं भी इस भारत की धरती पे रहते हैं, इस माँ गंगा के आंचल का जल पीते हैं। हमें संदेश को धर्म में नहीं बांटना है सर। हमारे योगी जी ने एक बात कही कि बटेंगे तो कटेंगे। सर इसलिए कहा कि अगर हम पूरा भारत बट जाएंगे आपस में, तो ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश में जो हो रहा है, ऐसे दूसरे जो देश हैं जो आंख उठा सकते हैं, तो वो हमारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। तो हम लोगों को धर्म जात में नहीं बंटना है। अब कटने की बात आई तो हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टी ने कह दिया कि योगी जी ने कहा कटेंगे, तो इसका जो किसी धर्म जात की विशेषता के ऊपर उंगली किसने उठाई? विपक्ष ने, जनता ने नहीं उठाई। जनता ने जवाब दिया है। आज मोदी जी की 150 से 200 से जो योजनाएं हैं वो गरीब जनमानस की डाउन टू अर्थ पे हैं, जिसमें अल्पसंख्यक परिवारों को भी सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ मिल रहा है। भाई कौन सी ऐसी चीज है जो उनके पास नहीं पहुंच रही? घर पहुंचा, मकान पहुंचा, बीमा पहुंचा, खेत में पहुंचा, सब सारी चीजें मिल रही है ना। मगर योगी जी के बयान को विपक्ष ने बहुत गलत तरीके से भेद बनाया। ये अच्छा है कि हमारे भारत की जनता, जिसमें समस्त राज्य आते हैं, मैं एक राज्य की बात नहीं करूंगा, हमारे भारतीय समस्त राज्यों के हैं, समस्त राज्यों के लोगों ने टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, विपक्षियों के माध्यम से जो उनका नारा देखा, बटेंगे तो कटेंगे, इसको उन्होंने विभाजन के तौर पे रखा, जिसकी मैं निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इस संदेश को दिया कि सर हमको पूरे देश को एक हो जाना चाहिए। हम भारत की बात करने आए हैं, ये भारत हमारी जननी है, हम यहीं जन्म लिए हैं, यहीं मरेंगे। हम दूसरे देश की तरह आपस में अगर बटेंगे तो दूसरे देश वाले हमको काटेंगे ना, तब क्या करेंगे आप? अगर पाकिस्तान किसी भी एंगल से हम सबके फूट डालकर वो हम लोग फूटे फूटे से रहेंगे तो हम टुकड़ों में हो जाएंगे। तो वो क्या करेगा? हम सबके टुकड़ों को धीरे धीरे निकालेगा और काटेगा। तो नहीं करना है ना। हमारा देश ऐसे मुद्दों से बहुत ऊपर जाना चाहिए, विकास पे जाना चाहिए, डेवलप पे जाना चाहिए, मेडिकल सुविधा पे जाना चाहिए, शिक्षा पे जाना चाहिए, डिजिटल, जिसको माननीय मोदी जी ने इतना आगे बढ़ाया है डिजिटल दौर को, उस दौर के लिए एजुकेशन सुविधा लानी चाहिए ताकि डिजिटल हैरेसमेंट लोगों के ना हो। अभी जो डिजिटल हमारे बहुत ऐसे क्राइम हो रहे हैं, हमें चाहिए कि विपक्ष को भी उस पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहूंगा, या कभी विपक्षी कोई नेता आपके चैनल के माध्यम से तो मेरा एक अनुरोध कीजिएगा। मैं पक्ष में इसलिए अनुरोध कर रहा हूं कि सर लोकसभा का जब सत्र चलता है, विधानसभा का सत्र चलता है, तो वो जनता की बात करने के लिए आपको वहां जाना पड़ता है, मगर आप वहां पर जनता की बात करने नहीं जाते हैं, आप अपने आप को भुनाने जाते हैं। तो सर गलत है ये। जनता आपको चुनकर भेजती है, अपनी दाल रोटी छोड़कर आपके लिए वोट डालती है। आपको चाहिए किस पे बात करना चाहिए? हमारे यहाँ मेडिकल सुविधाएं फ्री होनी चाहिए, हमारे यहाँ शिक्षा फ्री होनी चाहिए, बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए। सर अगर बिजली फ्री होगी तो पावर हाउस में तेल कहां से आएगा? ये जो तार फूकते हैं वो कहां जाएंगे? तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पर हमें कहीं ना कहीं अपने आप को रोकना है। हमें शिक्षा मुफ्त करनी चाहिए, हमारे मेडिकल कैंप लगने चाहिए, वृद्धाओं के लिए चश्मे वितरण करने चाहिए, मेडिकल सुविधाओं में ज्यादातर ये कोशिश करनी चाहिए 50 वर्ष से ऊपर जो गरीब ट्यूशन मिले, यानी कि उसको होम टू सुविधा मिले मेडिकल की, उसके बीपी, उसके शुगर। तो ऐसे सामुदायिक केंद्रों को डिजिटल बनाना है। हमें ये काम करना है कि किसी भी तरीके से हमारे जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो हमारे मोदी जी और योगी जी बकायदा कर रहे हैं, विपक्ष को चाहिए कि अगर आप 20 बातें उल्टी करते हैं तो कृपया करके एक बात सीधी भी करें, ताकि जनता को उस सीधी बात का अर्थ पता चले। मैं आज बहुत छोटी बात करना चाहूंगा, बहुत छोटा आदमी हूँ, राजनीति में बहुत छोटा हूँ, मेरा कोई बड़ा स्तर नहीं है, बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, पीछे खड़ा हो जाता हूँ कहीं भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों के नौजवानों से कहूंगा, सर आप किसी रैली में मत जाइए, आप किसी नेता के साथ मत चलिए, आप किसी नेता का जिंदाबाद मत कीजिए। सर आप किताब उठाइए, लालटेन में बैठ के पढ़िए, और चाहे स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़िए, अपने हाथ में विद्या की ताकत लाइए।
आप अपने माँ बाप के लिए लाइए, आप अपने बच्चों के लिए लाइए। किसी नेता की जिंदाबाद करने की जरूरत नहीं है। आप इस देश के नागरिक हैं, आपका पूरा अधिकार है पूरे देश के अंदर। आप जहां चाहें पढ़ाई करें, शिक्षा, और अगर आप शिक्षा के लिए आंदोलन करते हैं तो मैं आपके साथ हूं, ये देश आपके साथ है। अगर आप शिक्षा में पढ़कर जाएंगे, नेता आता है 5 साल के लिए, मगर एक अधिकारी बनकर जब एक नौजवान पहुंचता है वो 60 साल के लिए आता है। और एक अधिकारी पूरे जिले की शिक्षा को ध्यान देता है, मेडिकल को ध्यान देता है, पीडब्ल्यूडी को ध्यान देता है। उस एक अधिकारी के पास समस्त विभागों की जानकारी होती है, और एक नेता एक विभाग को देखता है, उस विभाग के साथ उसका भला नहीं कर सकता। हमें शिक्षा की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को राजनीति दिखानी चाहिए, पढ़ाना उन्हें सामाजिक चाहिए, ताकि वो समाज के स्तरों को समझे। जो कलम की ताकत में ताकत है, वो गोली, तलवार और बाजुओं में ताकत नहीं है। आपकी कलम में ताकत होनी चाहिए। तो हिंदुस्तान के नौजवानों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप थोड़े मध्यम क्लास हैं, पढ़ाई जैसे भी करके अपनी पढ़ाई जारी रखें। पढ़ाई के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो वो बुरा नहीं है, मगर एक बार अगर आप अपने घूमने फिरने के लिए बड़े बड़े पैकेज ले रहे हैं तो मुझे लगता है ये जवानी दोबारा नहीं आएगी मेरे दोस्त। आपको शिक्षा में ध्यान देना चाहिए, आप शिक्षा के लिए बने हैं। तो सर, हमारा देश जो 2047 तक मोदी विजन होना है, उसके लिए मोदी जी ने एक ही बात कही है, आपको पढ़ना है बॉस। जब आप पढ़े लिखे हो जाएंगे तो कोई नेता आपका गलत फायदा नहीं उठा सकता, आपको कोई अपने घर पे गुलामी नहीं करा सकता, आपको धर्म जाति के पीछे भड़का नहीं सकता। आज मैं जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हमारा अल्पसंख्यक परिवार बहुत अच्छा परिवार है। अगर वो ठीक से पढ़ जाए, अपने बच्चों को शिक्षा दे, अपने बच्चों को सही जानकारी दे, अपने संस्कार दे, तो गीता कुरान में कोई फर्क नहीं। कुरान में भी सम्मान और रिस्पेक्ट लिखा है, गीता में भी वही लिखा है, कर्म करोगे तो जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो जब सारे ग्रंथ हमारे पूजनीय हैं, तो हम ग्रंथों को खोल कर देखें ना। हम ग्रंथों को ऊपर रख के देख के नहीं कुछ हो सकता। बिना किताब के खुले पन्नों से हम इतिहास की जानकारी नहीं ले सकते हैं। तो हमें इतिहास की जानकारी लेने के लिए हमारे किताबों को खोलना पड़ेगा, हमें लोगों को समझना पड़ेगा। तो बस नौजवानों को पढ़ना पड़ेगा। जरूर पढ़िए सर, चाहे आप 24 घंटे में 1 घंटा पढ़िए, मगर 1 घंटा अगर पढ़िए तो दिल से पढ़िए। वैसे मेरे पिताजी कहते हैं कि सुबह 5 बजे का अगर पढ़ना आपको नसीब हो जाए तो जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब सूरज ढले आप पढ़ना शुरू करते हैं, और जैसे ही सूरज की किरण निकलती है, वो रोशनी समाज में जब विख्यात होती है, तो वो एक तरीके से विजात बन के आती है। वो बहुत बढ़िया बात की। नवीन जी, मेरा आखिरी सवाल, आप मूवीज में भी हैं, आप पॉलिटिशियन भी हैं, तो जब आप समाज में उतर करके जाते हैं तो क्या आपका अभिनेता वाला जो रूप होता है वो आपको एज अ पॉलिटिशियन मदद करता है? क्या ऐसा होता है कि लोग इस वजह से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और आपकी बातें ज्यादा सुनते हैं? फायदा करता है आपको? बहुत अच्छा क्योंकि आप सवाल है। बहुत ब्लेस्ड हैं आप, क्योंकि 2 करियर, और वो भी 2 करियर मतलब जिनकी कोई बराबरी नहीं है। एक यहाँ है और दूसरा भी यहीं पर है, ऊपर नीचे कोई करियर नहीं है, और दोनों में मतलब उतना ही फिसलन है, उतनी ही जमीन मजबूत है दोनों जगह पे। लेकिन क्या, क्योंकि आप डबल रोल में हैं, जब आप पब्लिक पे जाते हैं तो आपका अभिनेता होने से आपको फायदा मिलता है पॉलिटिक्स में, राजनीति में? बहुत अच्छा सवाल किया है। ये उन सभी कलाकारों के लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है, और ये सवाल सभी कलाकारों के प्रति और सभी जो कलाकार से नेता बने हैं उन सब के लिए भी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपके ऐसे सवाल के लिए। जब हम समाज में जाते हैं तो सामाजिक कार्यकर्ता बनकर जाते हैं, एक पॉलिटिशियन का ठप्पा लगा उस पे जाते हैं। मगर जो हमारी कला की भावना है, जो हम जिससे पर्दे पे हम आए हैं और जिसकी भावना से लोगों ने मुझे पहचाना है, बहुत मददगार है। मैं जहां तक मानता हूं, जितने भी कलाकार से पॉलिटिशियन बने हैं, 90% उनके लिए गुड फैक्टर एक्टिंग, डांसिंग, कला से जब वो पॉलिटिशियन में आते हैं तो वो कला की ही माध्यम से उस जगह पे बहुत मशहूर होते हैं, और मुझसे पहले बहुत मशहूर हो चुके हैं, और मेरे बाद भी बहुत हो जाएंगे। हम लोग तो पानी के बुलबुले हैं, आज यहाँ है कल बह के कहीं और निकल जाएंगे। तो ये है, तो बहुत फायदेमंद है। और जब मैं जाता हूँ तो लोग मेरे साथ सेल्फी लेते हैं, मेरे डायलॉग सुनते हैं। मंच पे जब मैं पार्टी के लिए प्रचार करने जाता हूँ तो वहां पे डायलॉग सुनने के लिए डिमांड आती है,
बहुत ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा बैरिकेडिंग होती है हम लोगों की सुरक्षा के तहत, तो वहाँ हम लोग थोड़ा सा, मगर तब भी मैं कोशिश करता हूँ मैं आम जनमानस के बीच रहूं, और मैं जाता हूँ मिलने, मैं लोगों को मिलता हूँ। मेरे अंदर कोई सेलिब्रिटी भाव नहीं रखता हूँ, मैं एक नॉर्मल व्यक्ति का भाव ही रखता हूँ। कोई भी मिलता है मैं उससे जरूर मिलता हूँ, दिल से मिलता हूँ, कोशिश करता हूँ सदा ऐसे ही रहूं। और जीवन में एक छोटे से 2 शब्द है मैं कहना चाहूंगा, मुकम्मल जहां हमने बनाया, मुकम्मल जहां हमने बनाया, ताकि सारी दुनिया इस पे आराम फरमा सके। तो हम सबको एक कुछ चीजें बनाते हुए जाना है ताकि सारी दुनिया उस पे आराम करे। हमें सबसे पहले तो अपने राष्ट्र के लिए सोचना है। अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित है तो हमारा परिवार सुरक्षित है। हमारा राष्ट्र सुरक्षित है तो हम खुद भी सुरक्षित हैं। तो हमें राष्ट्र सुरक्षित होना चाहिए और भारतीय सैनिक का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। हम ट्रेन में, बस स्टॉप या कभी ऑन रोड कभी किसी भारतीय सैनिक को देखें, हमें उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अगर वो हमारे अगल बगल है तो हमें उसको स्टैंड अप करके उसको बिठाना चाहिए। ये मेरा अनुरोध है, क्योंकि वो हमारे लिए अपने परिवार को छोड़कर सुरक्षा में लगे हैं। और ऐसे भारतीय सैनिक पूरे विश्व में और किसी देश में नहीं, जो हमारे भारतीय सैनिक सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, जिनके पास दिल भी है, कला भी है, संगम भी है और अपने राष्ट्र निर्माण के लिए शहीद होने की क्षमता भी है। ये है हमारा भारत। नवीन जी बबीता ने जी आप बहुत हंसते-हंसते सब चीज़, मैं वही कह रही हूँ, नवीन जी ने आपने कहा था ना कि आधे घंटे के इंटरव्यू में कैसे करी, मैंने क्या कहा था कि वो हंसते-हंसते हर चीज़ बात का जवाब देंगे, तो नवीन जी ने हर चीज़ का बहुत सच हंसते-हंसते में किया है। तो नवीन जी, मैं ये पूछूँगी, उन्नाव में ज़्यादातर जो लेदर फैक्ट्रीज़ हैं, वो एक समुदाय विशेष की हैं। तो मैंने देखा कि जब से ये बटेंगे, कटेंगे वाला नारा, जैसे नंदिता जी ने कहा, भी हुआ है, तो मेरे काफ़ी हिंदू भाई-बहन जो वहाँ फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, वो धीरे-धीरे हटाए गए हैं वहाँ से। उनको कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन उनको मतलब जॉब से हटाया गया है। तो उन लोग ने मेरे को अभी यही बात बताई थी, तभी मैंने आपसे कहा था कि मैं उन लोगों को आपके पास भेजूँगी। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि इतना बढ़िया बोले, तो मैं कहती हूँ कि वहाँ के लोगों का वहीं से शुरुआत करिए, जिससे वो लोग आपसे जुड़े भी और उनका भी मैं आत्मविश्वास बढ़े, जो घट रहा है इस टाइम पे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी उन्नाव परिवार के वासियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब लोग एक इकट्ठा होकर एक कार्यक्रम करें। कार्यक्रम बिना पैसे का होना चाहिए। चाय नाश्ता मेरे तरफ से होगा, जहां वो मैं उन सबको मिलूंगा और वो अपनी बात पूरी हमें बताएं कि किस किस फैक्ट्रियों में हमारे कितने भाई, हिंदू भाई हैं जो बेरोजगार किए जा रहे हैं, जो मुस्लिम भाई हैं वो बेरोजगार किए जा रहे हैं, सिख भाई बेरोजगार किए जा रहे हैं। हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है, सर अगर हमारे उन्नाव की धरती पे ये फैक्ट्रियां लगी हैं तो 65% उन्नाव के लोगों को ही नौकरी मिलनी चाहिए। ये हर एक जिले की रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि जिस जिले में हम आपको व्यापार दे रहे हैं, हम आपको बढ़ा दे रहे हैं, वहां पर दूसरे राज्यों के लोग आकर हमारे यहाँ के लोगों को बेरोजगार करेंगे। ये बिल्कुल असहनीय दर्द है। जिस तरह मुझे लगता है कि किसी भी नेता को इसके ऊपर आंख नहीं बंद करनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे उन्नाव जनपद के परम पूज्य श्रद्धेय श्री साक्षी नंद साक्षी महाराज जी सांसद है हमारे, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा और अब मैं आपके इस विषय को लेकर उनसे पर्सनल मुलाकात भी करूंगा, जिसकी सोशल साइट पे आपको तस्वीरें भी मिलेंगी कि मैंने चर्चा की कि सर उन्नाव के जितनी भी हमारी ये ट्रेनरीज हो, जितनी भी हमारे फैक्ट्रीज हो, किसी भी हिंदू भाई को बेरोजगार ना होना पड़े, इसके लिए आप इंडस्ट्री एसोसिएशन से मिलकर इस पर चर्चा करें। और मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा श्री नंदी साहब जो हमारे मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, और मैं उनसे भी इसकी चर्चा करूंगा। और हमारे उन्नाव में अगर इस प्रकार का कृत्य हो रहा है तो बहुत ही गलत हो रहा है, मैं इसकी निंदा करता हूं, क्योंकि रोटी अगर आप किसी को दे नहीं सकते तो रोटी छीनने का भी अधिकार नहीं है। अगर इस प्रकार का कोई भी हिंदू मुस्लिम बटेंगे नारे के साथ अगर ये काम रोजगार पे कर रहा है तो ये असहनीय, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उन्नाव जनपद का निवासी उन्नाव जनपद की फैक्ट्रियों में 65% होना चाहिए। आधार कार्ड के हिसाब से उनको नौकरी मिलनी ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, और यही एक सांसद का कर्म है। सांसद जी को मैं जरूर अनुरोध करना चाहूंगा, वो बड़े श्रेष्ठ हैं, बहुत कुछ सीखता हूं उनसे, कि इस मुद्दे को लेकर वो उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्रालय से बात करें, उन्नाव के इंडस्ट्री एसोसिएशन से बात करें,
डीएम से बात करें, सीडीओ से बात करें, उसके बाद एक यूनियन बने, जब जाके वो उन्नाव के नौजवान जो उसमें नौकरी कर रहे हैं वो सभी लोग वहां पे स्टैंड करें। और पुनः मेरी फैक्ट्री मालिकों से भी अनुरोध है, सर ये हिंदुस्तान भारतीयों का है और यहाँ पे सर्व धर्म सम्मान के साथ हर एक आदमी रोटी नमक पानी घर गुजारा करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी माँ पावन गंगा की धरती पर आप अपना व्यापार करेंगे और हमारे उन्नाव के हिंदुओं को बाहर निकालेंगे, ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। आपको ससम्मान हम सब रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि आप हमें रोटी देने का काम कर रहे हैं, तो हमारे उन्नाव के नौजवानों को, हमारे उन्नाव के काम करने वाले मजदूरों को आप उन्नाव में काम दीजिए। काम उनको आता है, उन्नाव के हुनर को पूरा दुनिया सलाम करता है, तो इसलिए आपको भी करना चाहिए। मैं आदरणीय बबीता जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने विषय उठाया है और मैं आपके विषय को अब ये समझ लीजिएगा, मैं आपके विषय को खलबली मचा दूंगा क्योंकि ये विषय आपका नहीं है, ये विषय 35 लाख बेरोजगार लोगों का होगा उन्नाव में। जो लोग आज जिनके बच्चों की फीस जाती होगी बंद हो गई होगी, जिनके बच्चों में घर के राशन आते होंगे बंद हो गए होंगे, जिनके यहाँ बीमारियां परिस्थितियों में डॉक्टरों के लिए पैसे होंगे खराब बंद हो गए होंगे, तो ये गलत है। और अगर इस हिसाब से कोई फैक्ट्री मालिक ये सोच रहा है कि मैं ये काम करूंगा, बटेंगे कटेंगे, हिंदू अलग मुस्लिम अलग, तो सर फैक्ट्री भी बंद हो सकती है। ये नवीन शर्मा कह रहा है, ये गलत है तो गलत है। आप धर्म के हिसाब से रोजगार नहीं चलाएंगे, आप रोजगार रोटी कपड़ा और मकान के लिए चलाएंगे। आपको रोजगार समाज के विकास के लिए चलाना होता है। आपको उत्तर प्रदेश की धरती ने सम्मान दिया है, आपको जमीन दी, आपको फैक्ट्री लगाने का अवसर मिला। और कोई भी मालिक तब तक मालिक नहीं होता है जब तक मजदूर की टीम उसके साथ ना हो। अगर मजदूर नमस्ते नहीं करेगा तो कोई मालिक नहीं होता है। मालिक सिर्फ ऊपर वाला है। सर मैं आपकी बात को सलाम करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ और साथ साधुवाद करता हूँ कि आपने बहुत जनमानस के हित का सवाल उठाया है। और ये कोई राजनीति नहीं है, ये कोई राजनीति नहीं है। और मैं विपक्ष के लोगों से भी कहना चाहूंगा, 24 घंटे धर्म विरोधी बात करते हो, उन्नाव में आकर भी इन गरीबों के लिए बात करो, मुझे खुशी होगी। और ये श्री अखिलेश यादव जी से भी अनुरोध है, उन्नाव में भी आपका वोट बैंक है, आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं और हम जन विकास की राजनीति करते हैं। आपको भी उन 35 लाख बेरोजगार लोगों के लिए आवाज उठानी चाहिए, कहना चाहिए। बाकी मैं इस सवाल को ऊपर ले जाऊंगा और आपके जनमानस को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने उनके मन की बात, ये है मन की बात जो जनता अपने साथ महसूस करे। मैं इसीलिए नंदिता जी से पहले बोला कि नवीन जी को आज मंच पे बुलाया जाए, जिससे वहाँ की बात, और आप इतना हंस के हर चीज करते, मैं सही में दिल से बता रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। अरे अब मैं भी आप सबके सानिध्य में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं आशा करूंगा कि ये जो आज आपके द्वारा साक्षात्कार हुआ है ये हर जनमानस तक जाएगा और आप बिल्कुल ये जनमानस तक जाएगा, चाहे मुझे अपनी मेहनत करनी पड़े। नवीन जी मैं इसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि मेरा और बबीता जी का एक लक्ष्य ये है कि हम लोग इस चैनल पे सिर्फ उन लोगों को बुलाए जो वाकई में समाज में कुछ करना चाहते हैं या जिनकी वजह से समाज में एक चेंज आ रहा है। तो जैसे हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपका भी सपोर्ट अगर हमको मिल जाएगा तो बहुत सारे, मतलब आपकी बात तो जाएगी और भी मेरे मेहमान हमारे साथ जो जुड़ते हैं उनकी भी बातें बहुत आगे तक जाएंगी और लोगों को पता लगेगा कि पर्दे के पीछे रहकर भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम नहीं जानते हैं और उनको हम सामने लेकर के आना चाहते हैं। चलते चलते नवीन जी, चलते चलते मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक डायलॉग। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी कि एक डायलॉग सुनाते हुए जाइए। ऐसे तो आप जा नहीं सकते हैं। और देखिए अभी जो मेरी रिसेंटली फिल्म आने वाली है सिद्धि विनायक, जिसका मैं हीरो हूँ और विलन मुझे मारता है, मेरी पत्नी को मार देता है फिल्म में, तो मेरी आंखों से ब्लड टपक रहा होता है और मैं उस विलन को देखकर बोलता हूँ, मौत रिश्वत नहीं मांगती है तो सिर्फ मौत। तुमने मेरी जिंदगी जरूर बर्बाद की मगर मेरा समय बर्बाद नहीं किया। मैं तुम्हें तुम्हारी ही जगह पे मारूंगा, वो समय भी मेरा होगा, जगह तुम्हारी होगी। सिद्धि विनायक। क्या बात कहला क्या बात कर ले हुआ।
बस मजा आ गया। बहुत बहुत आपको आपकी नई मूवी के लिए, आपकी सारी मूवीज के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए, मूवीज में भी आगे बढ़िए और पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़िए, और मार्गदर्शन करिए, हमको आगे बढ़ाइए, खुद आगे बढ़िए, जनता को आगे बढ़ाइए, ताकि सबका कल्याण हो, और जो मोदी जी का विजन है वो भी पूरा हो, जो योगी जी का विजन है वो भी पूरा हो। बबीता जी और नवीन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि जो बातें आज नवीन जी ने बोली हैं वो बातें बहुत दूर तक जाएंगी, और जो विषय, बहुत इंपॉर्टेंट विषय बबीता जी ने उठाया था, उसके ऊपर अब एक्शन जरूर होगा, और जिसके घर में रोटी नहीं है उसके घर में रोटी भी होगी, उसके घर में चावल भी होगा, उसके घर में दाल भी होगा, और उसके बच्चे स्कूल पढ़ने जाएंगे। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का मेरे चैनल पे आने के लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।